नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते अब शनिवार को यानी कल छठे चरण का मतदान होना है। छठे चरण के मतदान के लिए 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एनडीए गठबंधन साथ ही साथ इंडिया गठबंधन दोनों के ही दिग्गज नेताओं ने लगातार प्रचार किया है और इस प्रचार में कई ऐसे बड़े मुद्दे सामने आए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव पिछले कई चुनावों से कई मायनों में अलग है। ये अलग इसलिए भी है कि चरण दर चरण मुद्दे दर मुद्दे बदलते गए और छठे चरण तक पहुंचते पहुंचते एक बड़ा मुद्दा देश में चर्चा का विषय बन गया है, मुसलमान आरक्षण। और इस पूरे मुद्दे को एक तरह से एक नई दिशा मिली है या एक नई चर्चा जन्म ली है। वो है, उसका कारण बनता है कोलकाता हाई कोर्ट का हाल का फैसला, जिसमें ममता बनर्जी को घेरे में लेते हुए उन पर तुष्टीकरण का एक तरह से आरोप राजनीतिक पार्टियां अब मढ़ रही हैं। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से कोलकाता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद से ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द किया है, उसने कहीं ना कहीं देश में कई ऐसे राज्य इस समय हैं जो मुस्लिम आरक्षण की संख्याओं पर एक बड़ा विवाद बन चुका है, जिस पर चर्चा हो रही है। इसी पर होगी आज हमारी भी विशेष चर्चा न्यूज नाइट में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने एक तीखा हमला किया है, न सिर्फ ममता बनर्जी पे बल्कि उन तमाम सत्तासीन सरकारों पर, पीछे अतीत में भी और मौजूदा सरकारों पर भी, जो मुस्लिम आरक्षण को लेकर न सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, लेकिन क्या मुस्लिम आरक्षण के साथ ओबीसी के हकों में भी सेंध लगाई जा रही है। इसी पर होगी विस्तार से चर्चा, साथ ही होगी कई और खबरें भी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर कल छठे चरण में होगा मतदान। करीब 1,14,000 बूथों पर 11 करोड़ 13 लाख लोग अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, गर्मी से निपटने के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। ओडिशा विधानसभा की 42 सीटों पर भी होगा मतदान। सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस और आप दिल्ली में दोस्त होने का कर रहे हैं दिखावा। भ्रष्टाचारियों को बचा पंजाब में एक दूसरे को दे रहे हैं गाली। एनडीए और भाजपा के दिग्गजों ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर मांगे वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और झारखंड में प्रचार को दी धार। धमनिया गठबंधन के पाकिस्तान प्रेम पर साधा निशाना। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के बलिया, कुशीनगर और सोनभद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास पर मांगे वोट। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में इंडी गठबंधन के नेताओं ने प्रचार में झोंकी ताकत। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, राज्य में नहीं चलेगा झूठ और नफरत का ट्रेंड। ओडिशा के मयूरभंज में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनके स्वास्थ्य को लेकर फैलाई जा रही खबरों का किया खंडन। ओबीसी आरक्षण में कटौती कर मुसलमानों को दिए जाने के आरोप पर पूरी तरह से घिरा विपक्ष। पीएम मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाला डाका, संविधान की उड़ाई धज्जियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा, भाजपा आदिवासी, दलितों और पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं लूटने देगी। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। मतदान का डेटा पब्लिश करने का निर्देश देने से किया इंकार। अदालत ने याचिका दायर करने के समय पर खड़े किए सवाल। कहा, यह याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की गई। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बढ़ी सीएम केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की मुश्किलें। 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। और देश में भीषण गर्मी के साथ ही चक्रवात और बारिश की भी दस्तक। जोधपुर और बीकानेर संभाग की सभी जगहों पर अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। 26 मई की आधी रात बांग्लादेश और निकटवर्ती पश्चिम बंगाल तट से चक्रवात के टकराने की आशंका। केरल के कुछ इलाकों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी।
और लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 58 सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण के लिए प्रचार के सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और अब मतदाताओं को 25 मई यानी कल का इंतजार है, जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 58 सीटों के लिए कैसी है मतदान की तैयारियां, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों का लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। छठे चरण में 11 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 1,14,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। साथ ही सुचारू मतदान के लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर गर्मी से निपटने के लिए भी सभी तरह के इंतजाम किए हैं। 8 स्टेट्स और यूटीज में 58 लोकसभा चुनाव में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव होना है, जिसमें उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली की भी 42 सीट्स शामिल है। तो कल करीब 11.13 करोड़ वोटर्स वोट देने जाएंगे और वो जाएंगे लगभग 1,14,000 बूथ पे कल वोट देने जाएंगे। गर्मी के सारे इंतजाम हमने बचाने के बूथ्स पे किए हैं, यानी वहाँ शामियाने लगवाए हैं, पंखा और कूलर की भी व्यवस्था करने की बहुत सारी जगह में कोशिश की है। पानी की व्यवस्था हर जगह होगी, ORS भी रखवाया है, डॉक्टर्स भी रहेंगे आसपास में ही अगर किसी की कोई तबीयत खराब हो जाए, तो सारी व्यवस्था है हमारी। छठे चरण में सबसे ज्यादा 14 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगी हैं। हरियाणा की 10 सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 25 मई को हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान किए जाएंगे और इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तमाम पोलिंग एजेंट को ईवीएम मशीन के साथ साथ बैलेट पेपर भी दिए जा रहे हैं और वोटिंग लिस्ट भी उनके हाथ में दी गई है। और उसके अलावा पुलिस की जो तैयारी है वो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर की गई है। तमाम पुलिस प्रशासन को अलर्ट पे रखा गया है और हर पोलिंग बूथ पर उनकी डिप्लॉयमेंट की गई है। साथ ही साथ मॉडर्न पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भी छठे चरण में शनिवार को वोट डाले जाएंगे। भीषण गर्मी के मद्देनजर इसी चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों के चुनाव के लिए मतदान कर्मी ईवीएम मशीनों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। छठे चरण में ही उड़ीसा की 6 लोकसभा सीटों पर भी मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों तक आने वाले हर मतदाता का ध्यान रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी चरण में जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे मतदान कर्मियों में भी इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। छठे चरण में झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि छठे चरण में हर मतदाता इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। ऋषि कुमार, विशाल बैरिस्टो और मुकेश शुक्ला के साथ DD न्यूज। और लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। 58 सीटों पर 11 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मतदाता कुल 889 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और इस चरण में धर्मेंद्र प्रधान, मानसूरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। सात चरणों में हो रहे लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में छठे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। छठे चरण के लिए महीने भर चले प्रचार अभियान के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भ्रष्टाचार, संविधान में बदलाव, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, रोजगार, पिछड़ापन, बेरोजगारी, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनेक विभिन्न मुद्दों पर बयानों के तीर चले।
आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता का मुद्दा खास तौर से सुर्खियों में रहा। छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जिन 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें 49 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण की सभी 58 सीटों के लिए कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 96 महिला हैं और 793 पुरुष उम्मीदवार हैं। 25 मई को जिन 58 सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट अनंतनाग राजौरी पर चुनाव होना है। छठे चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवारों में संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, बांकुड़ा से डॉक्टर सुभाष सरकार, गुड़गांव सीट से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, सुल्तानपुर से मेनका संजय गांधी, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से मनोज तिवारी, नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज, पुरी से संबित पात्रा, मिदनापुर से अग्निमित्रा पॉल, कटक सीट से भर्तृहरि मेहता, डुमरियागंज सीट से जगदम्बिका पाल, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, कुरुक्षेत्र सीट से नवीन जिंदल, करनाल से मनोहर लाल खट्टर शामिल हैं। वहीं इस चरण में विपक्षी दिग्गजों में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार, नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती, अनंतनाग राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, गुड़गांव सीट से राज बब्बर, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, सिवान से अवध बिहारी चौधरी और कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में है। अगर बात की जाए 2019 के चुनाव नतीजों की, तो छठे चरण की इन 58 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेडी को 4 सीट, बहुजन समाज पार्टी को 4, जनता दल यूनाइटेड को 3, तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 1, लोक जनशक्ति पार्टी को 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को 1 और आजसू को 1 सीट पर जीत मिली थी। छठे चरण की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 486 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। साथ ही दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर मतदान भी पूरा हो जाएगा। इससे पहले के 5 चरण में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। 5 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव में भी मतदान संपन्न हो चुका है। पहले के 5 चरणों के चुनाव में औसत मतदान 65.56% दर्ज किया गया है। 5वें चरण में 60.09% वोटिंग हुई। वहीं चौथे चरण में 69.16%, तीसरे चरण का मतदान 65.69% रहा। दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया, तो वहीं पहले चरण में 66.14% वोटिंग हुई। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को जनता किस दल या गठबंधन को जनादेश देती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार प्रचार के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर नाहन में चुनावी जनसभा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन की दूसरी रैली को मंडी में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश कांग्रेस को तीसरी बार रिजेक्ट करने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस 21वीं सदी में आ ही नहीं पाई है, वो रिवर्स गियर में है और 20वीं 19वीं सदी में जा रही है। उन्होंने बताया कि भारत के विकास में किस तरह से वे समान नागरिक संहिता के प्रति संकल्पबद्ध हैं। पंजाब के गुरदासपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ही एक रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं। पंजाब के सीएम को दरबार में हाजिरी लगाने तिहाड़ तक जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी वाले देश के लिए खतरा हैं, इनके लिए देश हित प्राथमिकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में बर्बादी की फसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की साझी खेती है।
पीएम मोदी ने पंजाब की प्रगति को मोदी गारंटी बताया। में बर्बादी के फसल ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की साझी खेती है। यहां ये लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, दिल्ली में दोनों गलबैया करते हैं, इसलिए किसी एक को भी वोट देना यानी पंजाब के खिलाफ वोट देना। साथियों, बीजेपी के लिए पंजाब हमारी आस्था है। पंजाब की प्रगति ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश भी समझ रहा है कि जब तक कांग्रेस है तब तक समस्याएं हैं, जहां भाजपा है वहां समाधान है। आज देश भी समझ रहा है जब तक कांग्रेस है समस्याएं 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 यही उसका सिलसिला है। जहां कांग्रेस है वहां समस्याएं हैं और जहां बीजेपी है वहां समाधान है। और इसलिए पूरा देश एक स्वर से कह रहा है, देश ने नारा बुलंद किया है 4 जून 4 जून 4 जून। उधर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी बिहार और झारखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान इंडी गठबंधन के पाकिस्तान प्रेम पर निशाना साधा। अमित शाह ने झारखंड के जामताड़ा में चुनावी जनसभा के दौरान भाजपा की उपलब्धियों को जनता से साझा किया और पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया। मोदी जी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया। अपना बूढ़ा पहाड़, ट्राई जंक्शन क्षेत्र, गिरिडीह, मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई। मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ घर बनाए, 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, बलिया और सोनभद्र में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया जब कोरोना महामारी से जूझ रही थी तब बड़े से बड़े देश इससे लड़ने का तरीका नहीं खोज पाए। ऐसे में पीएम मोदी ने कड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन लगाया। दुनिया के कोई भी नेता कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं हुए। किसी को पता नहीं था कि कैसे लड़ा जाएगा। यह शताब्दी की त्रासदी थी, कोई नहीं जानता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका के नेता तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है या मानवता जरूरी है। यूरोप के लोग तय नहीं कर पाए कि लॉकडाउन जरूरी है कि आर्थिक नीति को चलाना जरूरी है। जापान नहीं तय कर पाया, कोई देश नहीं तय कर पाया कि कोरोना से लड़ा कैसे जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कड़ा फैसला लिया, कटु फैसला लिया और 12 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगाया। और मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले ही इंडी खेमे से पीएम मोदी के व्यवहार की प्रशंसा खुद कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। देश में कल यानी शनिवार को लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण का मतदान होना है और इसी चरण में दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। वहीं मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने पीएम मोदी की तारीफ की है।
तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के देवघर जिले में जनसभा के दौरान मोदी सरकार पर तंज कसते हुए उनके 10 साल के काम पर सवाल उठाए। लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और इंडी गठबंधन के नेता पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुटे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह झूठ बोलते हैं और भाजपा के झूठ में जनता फंसने वाली नहीं है। वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों को केवल नफरत फैलानी है। जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सब चलने वाला नहीं है। बिहार में जॉब का ट्रेंड चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। मुझे उम्मीद है लोग बड़े वोटों से चुनाव जिताएंगे, इतिहास रचेंगे। आजमगढ़ के लोग सदैव नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को बहुत मजबूत करेंगे। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस प्रत्याशी शशि थरूर ने कहा कि लोग कांग्रेस के समर्थन में वोटिंग कर रहे हैं और आगामी 4 जून को कांग्रेस ही सरकार का गठन करने वाली है। जबकि कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री के शिष्टाचार पूर्ण स्वभाव की सराहना की है। संदीप दीक्षित ने एक्स पर एक पोस्ट में पीएम के इंटरव्यू की एक क्लिप शेयर की। साथ ही उन्होंने लिखा कि हालांकि हमारे राजनीतिक मतभेद बने हुए हैं, ये प्रधानमंत्री की कृपा ही है कि उन्होंने शीला जी और उनके योगदान को याद किया। संदीप दीक्षित ने आगे लिखा कि उनकी माताजी और प्रधानमंत्री 12 वर्ष तक साथ मुख्यमंत्री रहे और अक्सर विभिन्न मंचों पर बातचीत करते थे। सार्वजनिक जीवन में ऐसा शिष्टाचार आवश्यक है। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो, क्या इस देश के लिए तुमने किया। We are seeing a noticeable enthusiasm for our candidates and a noticeable lack of enthusiasm for the BJP. In many cases, in BJP strongholds, there has been a perceptible drop in turnout. And I will say that though we are not going to come up with numbers, it's become increasingly clear to us that the trend is heading in a certain direction. And on the 4th of June, there's going to be a change of government in Delhi. इसके अलावा इंडी गठबंधन के बाकी दल भी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन का चुनाव प्रचार कितना सफल होगा ये तो 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। पर
पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण के मसले पर हाईकोर्ट के फैसले से बवाल मच गया है। कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुस्लिम आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मुद्दे को लेकर बेहद आक्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर न सिर्फ विपक्ष को जमकर घेरा, बल्कि खुलकर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अधिकारों में मुसलमानों को मिलने वाले रिजर्वेशन को सेंधमारी बताया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज किए जाने के बाद से इस पर जारी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। इस फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही ऐतराज जता चुकी हैं और उन्होंने इसे न मानने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभी सभाओं में ओबीसी आरक्षण में कटौती कर मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने का आरोप कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों पर लगाते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ममता सरकार का फैसला संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सत्ता में 60 साल तक रही, लेकिन कभी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर पाई। 60 सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था, उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था, मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ। इसके साथ ही देश भर में मुसलमानों को ओबीसी कोटे के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर जमकर बहस चलने लगी। कर्नाटक में 5% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया, हैदराबाद में 4% और ममता बनर्जी ने 180 जातियों को पिछड़ा वर्ग में अनधिकृत रीते डालने का काम किया। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, आदिवासी, दलितों का और पिछड़े वर्ग का आरक्षण हम नहीं लूटने देंगे, नहीं लूटने। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी मुस्लिम आरक्षण को लेकर आए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके उन्हें ये आरक्षण दिया था। इसी असंवैधानिक कृत्य पर माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने टीएमसी गवर्नमेंट के फैसले को पलटा है और एक जोरदार तमाचा मारा है। वहीं सपा नेता एसटी हसन ने कहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार आने पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा कहकर मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने की बात पर एक नई बहस छेड़ दी है कि इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है और आपको भी मालूम है, जमीनी हकीकत भी यही है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? पश्चिम बंगाल में ओबीसी कोटे पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का जहां ममता बनर्जी ने खुलेआम विरोध किया है, तो उनके अन्य सहयोगी दल भी इसे लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुसलमान भाइयों को अगर मंडल आयोग की सिफारिश में उनमें से कुछ जातियों को पिछड़ा माना गया है, तो क्या गुनाह है? देश में ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण है। इनमें समय समय पर राज्य सरकारें अपनी सहूलियत के हिसाब से दूसरी जाति के लोगों को जोड़ती रहती हैं, जिससे पहले से शामिल जातियों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में साल 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। अदालत ने कहा है कि राज्य में सेवाओं और पदों में रिक्तियों में 2012 के एक अधिनियम के तहत ऐसा आरक्षण गैर कानूनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोलकाता हाईकोर्ट के बाद जिस तरह से इस पूरे मसले पर राजनीति तेज हुई है, आइए एक बार समझते हैं कि 2010 में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने 14 साल बाद आज एक बड़े फैसले को
कोर्ट को लेने पर मजबूर किया है। 2010 में पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार ने 53 जातियों को ओबीसी की श्रेणी में शामिल किया था। ये बुद्धदेव भट्टाचार्य की वाम मोर्चा की सरकार थी जिसने 53 जातियों को शामिल किया था। यानी ये शामिल करने से ओबीसी आरक्षण को 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया था बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने। उस समय वाम दलों की सरकार थी। 2011 में विधानसभा चुनाव होने थे पश्चिम बंगाल में। ऐसा करते ही करीब 87% मुसलमान आबादी आरक्षण के दायरे में आ गई थी। तो जब 53 जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया तो ये बड़ा बदलाव हुआ था। लेकिन इस बीच आ गए 2011 के विधानसभा चुनाव और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार गिर गई और सत्ता पर आई तृणमूल कांग्रेस की सरकार। 2011 में वाम मोर्चा की सरकार सत्ता से बाहर, तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई और इस सरकार में ममता बनर्जी सत्ता पर प्रधानमंत्री के तौर पर बनी। और क्योंकि जो संशोधन के तौर पे किया गया था, 53 जातियों को जो शामिल किया गया था, वो कानून का रूप नहीं ले पाया क्योंकि 2011 में सरकार बदल गई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हो गई थी पश्चिम बंगाल की। इसके बाद क्योंकि ये टेस्टेड ट्राइड एक फॉर्मूला था, 2011 में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई तो ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री हुई तो वो जो फैसला जो कानून न बन सका था उस पर ममता बनर्जी एक बार फिर आगे बढ़ी। लेकिन ममता सरकार ने ओबीसी सूची में 53 जातियों को बढ़ाकर 77 कर दिया, यानी कि उसमें 24 और नई जातियां उन्होंने जोड़ दी। इससे क्या हुआ आइए ये भी आपको बताते हैं। 35 नई जातियों को इस सूची में जोड़ा गया। इस जुड़ाव इसके साथ ही साथ जिनमें से 33 मुसलमान समुदाय की जातियां थी। ये जो बड़ा बदलाव किया गया, 35 से 77 किया गया, उसमें ये एक बड़ा बदलाव था जिसमें ममता सरकार ने राज्य की 92% मुस्लिम आबादी को आरक्षण का लाभ दिया। यानी कि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जहां 53 जातियों को शामिल किया, 87% मुस्लिम आबादी को शामिल किया था, तो इन्होंने 92% मुस्लिम आबादी को शामिल करा और ओबीसी आरक्षण को भी 2 वर्गों में बांट दिया गया। ये एक कदम आगे बढ़ते हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य से ममता बनर्जी ने करा। और इसका मकसद क्या था? मकसद यह था कि मुसलमान समुदाय को ज्यादा आरक्षण का लाभ दिया जा सके। और शायद इसी मंशा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने कई सवाल उठाए हैं। जब ओबीसी आरक्षण को 2 हिस्सों में बांटा गया तो उसमें 10% आरक्षण एक वर्ग को दिया गया, जिसमें भी अधिकतर जातियां मुसलमान समुदाय की रखी गईं। 2 हिस्से में बांटने के बाद भी 10% के आरक्षण में। तो वहीं दूसरे वर्ग को जिसमें 7% था, उसमें भी इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय की जातियां शामिल की। यानी कि पहले तो जातियों को शामिल करा और फिर ओबीसी को 2 हिस्सों में बांटा। उन 2 हिस्सों में भी मुसलमानों को दोनों ही हिस्सों में शामिल किया। ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति करने का अब आरोप लगा है और इस समय विपक्ष, या फिर हम यूं कहें कि लगातार जिस तरह से एनडीए, प्रधानमंत्री और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस समय इस पूरी नीति पर, इस कानून पर हमलावर हैं। ओबीसी की सूची में 77 जातियों को शामिल करने का कानून वोट बैंक की राजनीति है। यह ऑब्जर्वेशन कोर्ट का रहा है और कोर्ट ने इसी वजह से 2010 के बाद से जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेशन हुए हैं उन्हें रद्द किया है। संविधान में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव असंवैधानिक करार दिया गया है। यही कोर्ट ने भी एक बार फिर दोहराया। कोर्ट का यह भी मानना है कि किस तरह से संविधान में जो व्यवस्था आरक्षण की है, ओबीसी आरक्षण की है, उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ असंवैधानिक है। और यही एक वजह है कि ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम भी चर्चा करेंगे कि क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है या जो जिस तरह से कई राज्यों ने अपने यहाँ आरक्षण में मुसलमान आरक्षण की संख्या को शामिल किया और कुछ जातियों को बढ़ाया है, क्या ये असंवैधानिक है? होगी चर्चा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे।
39 बिंज वॉच ऑल सीजन्स 65 घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, Isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने और फिर ममता बनर्जी की सरकार ने ओबीसी में कई जातियों को और जोड़ा और मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक बड़ा मसला इस समय चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। इसी पर आधारित हमारा विशेष है मुस्लिम आरक्षण संविधान का अपमान। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हितेश शंकर जी वरिष्ठ पत्रकार। हितेश जी आपका भी बहुत स्वागत है, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत जी सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगे और जानना चाहेंगे कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हो, और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि इस फैसले ने कई बुनियादी सवाल भी उठाए हैं, जनता के बीच भी राजनीतिक पार्टियों को भी सोचने की जरूरत है। संविधान को हम सभी मानते हैं, संविधान में कई व्यवस्थाएं हैं, ओबीसी आरक्षण की भी हैं, और साथ ही साथ मुसलमान आरक्षण यानी कि शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से जो तय किए गए थे, क्या उससे आगे जाते हुए राज्य सरकारें जिस तरह से आगे बढ़कर इन जातियों में अपने हिसाब से नफा नुकसान से गुणागणित से बढ़ा रही और घटा रही हैं, क्या आपको लगता है ये एक बुनियादी विषय है जिस पे चर्चा जरूरी थी? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके विचार से, और माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है समीक्षा होनी चाहिए। और ये देखिए, आरक्षण जो है वो किसी को वोट बैंक बनाने के लिए या गरीबी दूर करने के लिए नहीं है। जो जातियां सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं, आरक्षण उनके लिए, जिनके साथ में आजादी से पूर्व भेदभाव किया गया अंग्रेजों के द्वारा या उससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, जैसे कुछ जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया था, ये सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए है। और मैं समझता हूं इसीलिए जो कास्ट सेंसस की बात की जा रही है कि जिसमें पूरा समावेशी एक डेटा तैयार किया जाएगा, जिसमें आर्थिक और सामाजिक मापदंड होंगे, सभी तरीके के, शैक्षणिक भी उसमें शामिल किया जाएगा जी, वो कास्ट सेंसस होना जरूरी है जी। और जातिगत जनगणना, दुष्यंत जी सही कह रहे हैं आप, जातिगत जनगणना की आप वकालत कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं जिस तरह से मुसलमान आरक्षण को लेकर चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो या कर्नाटक सरकार ने जो कि कुछ कदम उठाए हैं, उन पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम कास्ट है जो कि घुमंतू है, उनको एसटी का दर्जा दिया गया है। प्रथम दृष्टा में वो सही लगता है, लेकिन अगर आप किसी को इसलिए आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी में शामिल कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है, आपका वोट बैंक कंफर्म हो जाएगा, तो वो उचित नहीं है, वो अनुचित है, और वो मंडल आयोग की भावना के अनुकूल भी नहीं है जी। तो आप मानते हैं कि ममता बनर्जी ने वोट बैंक के चलते और कर्नाटक सरकार ने वोट बैंक के चलते ये दो बड़े परिवर्तन किए? नहीं, मैं इस शब्द को तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं समीक्षा का हामी हूं, समीक्षा होनी चाहिए। दुष्यंत जी सवाल क्यों नहीं? दुष्यंत जी सवाल क्यों नहीं? ओबीसी आयोग नहीं, देखिए ये दुष्यंत जी राजनीति में अगर राजनीति में 2010 से लेकर 2024 तक यानी कि 14 साल तक अगर आरक्षण में इस तरह के बदलाव किए गए हैं, जो अवहेलना है संविधान की, जो एक तरह से जो तय माना कि जो व्यवस्था की गई है उससे विपरीत जाके किया गया है, और इससे भी बड़ी बात
कि ओबीसी में जो अधिकार दिए गए हैं अन्य पिछड़ा वर्ग को, उनके अधिकारों को मारा जाता है, तो क्या इस पे सवाल नहीं होना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से अगर समीक्षा होगी और आयोग ये पाएगा ये गलत है, तो मैं बिल्कुल कठोर शब्दों में इसकी आलोचना करूंगा राज्य सरकारों की। क्या लेकिन अभी समीक्षा करने की जरूरत है। हमारे साथ धनंजय जी भी हैं। धनंजय जी, बड़ी कुशलता से और बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर तो दुष्यंत जी मान रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन ममता बनर्जी वोट बैंक के नाते इस तरह का बड़ा बदलाव कर रही हैं, ये कहने से थोड़ा बचते दिखाई दे रहे हैं दुष्यंत जी। रितु जी, देखिए, धर्म आधारित आरक्षण के सवाल पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1948 को ही कहा था कि मुसलमानों की तुलना दलितों और आदिवासियों से नहीं की जा सकती, वो आर्थिक और सामाजिक रूप से ज्यादा समृद्ध है। इसके अलावा एक आगे के डिस्कशन में, पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होता है कैबिनेट, उसमें वो कहते हैं कि भाई आरक्षण कोई गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये हो रहे छुआछूत और भेदभाव को हटाने के लिए। इसके अलावा जब ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5% और ईडब्ल्यूएस को 10% है, जो कि न्यायालय से भी क्लियर हो चुका है। इसके बाद जब मुल्क का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, तो धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था जब कोई की ही नहीं गई संविधान में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उचित समझते तो धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था रखते। जो लोग आज कितने फर्जी लोग हैं जो हाथ में संविधान लेकर चल रहे, कह रहे हैं कि खत्म कर देंगे संविधान की आत्मा, आप मार रहे। संविधान जिसकी इजाजत नहीं देता उसको अलग अलग प्रदेशों में लागू कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको मुल्क से ऊपर मुसलमान है, आप तुष्टिकरण की राजनीति करने आए, आप अपीचमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आप कर्नाटका में 4%, आंध्रा में 5%, 179 आउट ऑफ 118 मुसलमान जातियों को ममता बनर्जी बंगाल में दे रही। आप इस देश के पिछड़ों का हक खा गए, आप SC ST का हक खा रहे हैं, आप संविधान की मूल भावना पर हमला कर रहे हैं। 70 साल से दलितों को जम्मू कश्मीर में आरक्षण का लाभ नहीं मिला। बाबा साहब के संविधान की ताकत वहां नहीं है। आपने धारा 370 लगाकर वहां भी सत्यानाश कर रखा था। आज संविधान ट्रू एंड एक्चुअल स्पिरिट में लागू हो रहा। आज इस देश का पिछड़ा प्रसन्न है कि उसके परिवार का आज प्रधानमंत्री है। आज इस देश का दलित ओबीसी प्रसन्न है कि उसको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, वो देश का प्रथम नागरिक बन रहा है। तो आपको अच्छा नहीं लग रहा। और राहुल गांधी खुद ही कह रहा है कि कांग्रेस ने उनके अपने पिताजी को, अपनी दादी को, अपने दादा को, नाना को और मनमोहन सिंह को, सबको कह रहा है कि सारे पिछड़ा और SC ST और ओबीसी के विरोधी है। जब राहुल गांधी इस बात की तस्दीक करते हैं, वो कांग्रेस हो या तोड़ मड़ोड़ के कांग्रेस हो, इनको मुल्क से ज्यादा मुसलमान प्रिय है। उस मुल्क को ताक पर रख करके वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोट के लिए ये मुल्क को भी दांव पर लगा दे, किसी भी हद तक चले जाए। बिल्कुल समर शेष है, बिल्कुल धनंजय जी, केवल हितेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय जी, हितेश जी, आरक्षण का मुद्दा एक तरह से हम ये देखते रहे हैं कि जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर ममता बनर्जी सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने जो बड़े बदलाव किए हैं, क्या आपको यह लगता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है, लेकिन इसको कैसे लागू किया जाए राजनीति के लिए, इसका एक नया विकल्प ढूंढा है इन सरकारों ने? देखिए रितु जी, इसे विकल्प मत कीजिए, कहिए, इसके लिए सही शब्द है सेंधमारी की ताक में थे। और भीम का कोटा है, मीम खा रहा है और भीम मीम की राजनीति करने वाले डफली बजा रहे हैं। इसमें कहीं मुस्लिम शब्द नहीं था। और मैं एक बात और कहता हूं कि समझ की भी बात है और नीयत की भी बात है। राजनीतिक दल संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहते और मुस्लिम राजनीति के जो अलंबरदार हैं वो इस्लाम के हिसाब से नहीं चलना चाहते। इस्लाम में जाति की अवधारणा है ही नहीं और संविधान में जाति के अलावा आरक्षण देने का विचार है ही नहीं। दोनों ही चीजों को धता बताते हुए, न ये संविधान के हित में है, न ये इस्लाम के हित में है, न ये देश की राजनीति के हित में है। अगर जो लोग अपनी राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं वो संविधान को सरपास करके जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और जो लोग आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं अपनी जातिगत पहचान के साथ, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। वो वापस आ भी सकते हैं, उनकी घर वापसी का रास्ता खुला हुआ है इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने बताया है हितेश जी ने, जातियों की कोई अवधारणा इस्लाम में है नहीं दुष्यंत जी। तो फिर ये जो लगातार किया जा रहा है, और जब इंडी गठबंधन के ही नेता लालू प्रसाद यादव खुलकर कहते हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण दिया जाएगा, तो इसको क्या माना जाए? लालू यादव जी ने अपने बयान पे स्पष्टीकरण दे दिया है
और जो मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है वो सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के हिसाब से मिला है। धर्म के आधार पे ना तो आरक्षण की गुंजाइश है और ना मुझे लगता है किसी ने दिया है। तो ओबीसी की जातियों में कैसे शामिल किया जा सकता है दुष्यंत जी? ओबीसी की जातियों में किस तरह से शामिल किया जा सकता है? क्योंकि जो जनजातियों को जिनको शामिल किया जाना है वो तो मंडल कमीशन में तय है, संविधान में तय है, तो फिर कैसे धर्म के आधार पर शामिल किया जा सकता है? वो क्या फॉर्मूला है? कुछ जी देखिए, जैसे धोबी एक कास्ट है, मुस्लिम धोबी कास्ट नहीं, इस्लाम में जाति की अवधारणा है क्या, या राजनीतिक दल इस्लाम को डिफाइन करेंगे अपने तरीके से? इस्लाम में कहीं नहीं है। नहीं, जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इस सारे विषय पे मेरा ये मानना है, पहले भी हम लोगों ने डिबेट करी है आपके चैनल। दुष्यंत जी आप अगर इस बात से सहमत हैं, माफ करिएगा दुष्यंत जी आपको सिर्फ टोक रही हूं, आप अगर इस बात से सहमत हैं तो ममता बनर्जी के इस बयान को कैसे देखते हैं, जब वो हाईकोर्ट के इस फैसले को वो ये कहती हैं कि मैं नहीं मानूंगी नहीं मानूंगी नहीं मानूंगी और मैं इस आरक्षण को जारी रखूंगी, तो फिर आप कैसे इस बयान को देखते हैं? एक सूबे की मुख्यमंत्री अगर खुलकर इस समय चुनाव के समय, क्या वो उकसा रही हैं जनता को? नहीं, मुझे लगता है कि ये बयान राजनीति से प्रेरित है निश्चित रूप से, लेकिन उनका कहना है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी, और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का उनके पास अधिकार है। उनको संविधान ये अधिकार देता है कि वो हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं, अपील दायर कर सकती हैं। लेकिन फिर भी गिरी साहब हमारे पैनल में मौजूद हैं, गुजरात में भी 70 से 80 जातियां ऐसी जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई जातियां हैं। भाजपा रूलिंग स्टेट्स में बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी की जातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी चर्चा की जरूरत है, और वो चर्चा तब शुरू हो सकती है जब कास्ट सेंसस हो। धनंजय जी ये सवाल अगर उठेगा मुस्लिम आरक्षण का, तो फिर उन राज्यों में भी होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर गुजरात हो। ऋतु जी बिल्कुल होना चाहिए, और जब संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है तो बिल्कुल हम इसकी खिलाफत करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं, इसके विरुद्ध बात करते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है, सबसे पीड़ादायक बात यह है कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री का यह कहना कि मैं न्यायालय के आदेश को नहीं मानती, मैं संविधान को नहीं मानती। इंडी अलायंस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये क्या कह रहे हैं कि ये संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं, ये कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं, ये देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं, और उल्टी बात कह रहे हैं कि भाजपा आएगी। संविधान को आपने लागू कब होने दिया? संविधान को अपने दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों को तो पहली बार ताकत मिल रही है, उनको आवाज मिल रही है। ममता बनर्जी ने जो बंगाल को बेरंग, बेनूर, बेहाल और बेजार किया है, आप वहां देखिए क्राइम रेट 72% है, वहां धार्मिक हिंसा 65% है, पेंडिंग केसेस सिविल क्राइम पे 2 लाख है, धनंजय जी पॉवर्टी रेट 70%। धनंजय जी इस पूरी बहस ने, मुस्लिम आरक्षण की एक बहस ने एक नया सवाल जरूर पैदा किया है कि आखिर आरक्षण दिया किस लिए जा रहा है। हितेश जी, अंत में आपके साथ ही बहुत कम समय है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सवर्ण जातियों में भी गरीबों के बच्चों के लिए उनकी एक तरह से उनको जो सुविधाएं मिले और उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़े, 10% का जो आरक्षण दिया गया, एक मंशा इधर है, दूसरी मंशा दूसरी तरफ मुसलमानों को आरक्षण देने की है, क्या आप दोनों मंशाओं में कोई फर्क देखते हैं? मैं संविधान सभा में जो बहस हुई है, इस देश का संविधान निर्माता जो थे हमारे, उन्होंने इस मुद्दे पर ठीक से चर्चा की है। जातियों के उत्थान के लिए, उनके सम्मान के लिए ये व्यवस्था की गई है। उत्थान की बात, भेदभाव का आरोप ये हिंदू धर्म पर लगता था। सम्मान की बात तो मुस्लिम तो शासक रहे यहाँ पर, ये भी बात है। और अगर जाति के आधार पर लोगों को नापने, तोलने, गिनने की बात भी करते हैं, तो पहली बात है, इस्लाम में मैं फिर कहूँगा जाति की अवधारणा नहीं है। अगर आरक्षण होगा तब भी उससे मुस्लिम बाहर रहेंगे, तब भी उससे ईसाई बाहर रहेंगे। ऐसे लोग जो मानते हैं उम्मत के विचार को कि सारा कलमा पढ़ लिया तो सारे एक हैं, तो उनके लिए गिनती की गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर वो जातिगत पहचान के साथ बढ़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, पुरखों की पहचान के साथ रहना चाहते हैं, तो हुए होंगे कभी कन्वर्ट। वो अगर वापस आते हैं तो उनके लिए प्रावधान बाबा साहब ने भी किए, बाकी सारे संविधान में भी इसके लिए प्रावधान है। तो इस्लाम में मुसलमान रहते हुए आरक्षण का प्रावधान
नहीं मिल सकता है, ये संविधान ऐसा कहता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से अपने अपने नफा नुकसान को साधने के लिए मुसलमान आरक्षण की शुरुआत की है, उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही छठे चरण के मतदान से पहले ये एक बड़ा मुद्दा हो, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि इस चुनाव के बाद भी मुसलमान आरक्षण को लेकर समीक्षा होगी तमाम राज्यों में, जिस तरह से आरक्षण दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मतदान के पूरे आंकड़े बूथवार जारी करने को लेकर दायर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स NGO की याचिका पर आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। जस्टिस दिपांकर दत्ता ने ADR की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अभी दायर की गई आपकी याचिका में जो मुख्य मांग की गई है वो 2019 में दायर आपकी याचिका में भी शामिल थी। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर बार बार सवाल उठाने वाले राजनीतिक दल, संस्थाओं और लोग बार बार मुंह की खा रहे हैं। ताजा मामला केंद्रवार मतदान प्रतिशत आंकड़े यानी कि फॉर्म 17C अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश से जुड़ा है, जिस पर एक गैर सरकारी संगठन की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि निर्वाचन आयोग के लिए वेबसाइट पर मतदान प्रतिशत के आंकड़े अपलोड करने के काम में लोगों को लगाना मुश्किल होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वे फिलहाल ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती, क्योंकि चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और 2 चरण बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जी में किया गया अनुरोध इसी मुद्दे पर 2019 से लंबित मुख्य याचिका के समान है। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के लिए वेबसाइट पर मतदान प्रतिशत के आंकड़े अपलोड करने के काम में लोगों को लगाना मुश्किल होगा। अदालत ने कहा कि अंतरिम याचिका में कोई भी राहत देना मुख्य याचिका में राहत देने के समान होगा जो लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई की याचिका पर निर्वाचन आयोग से 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा था, जिसमें लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण का मतदान संपन्न होने के 48 घंटे के अंदर मतदान केंद्रवार मत प्रतिशत के आंकड़े आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। ADR ने अपनी 2019 की जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें उसने निर्वाचन आयोग को ये निर्देश देने की अपील की कि सभी मतदान केंद्रों के फॉर्म 17C की स्कैन की गई पढ़ने योग्य प्रतियां मतदान के तुरंत बाद अपलोड की जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH
पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ, जिन्हें आप देखिए फटाफट अंदाज में। डीडी न्यूज नाइट की पूरी टीम को अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। 21वां BSF अलंकरण समारोह और रुस्तम जी मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रहे। 20 साल पुराने मामले में दिल्ली के LG VK सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के केस में साकेत कोर्ट का फैसला आ गया है। साकेत कोर्ट ने VK सक्सेना की ओर से दायर मानहानि मामले में एक्टिविस्ट मेघा पाटकर को दोषी ठहराया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। पुणे के बाहर कार हादसे के मामले में गिरफ्तार नामी बिल्डर विशाल अग्रवाल को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहने के बाद उन्हें अदालत के समक्ष दोबारा पेश किया गया। भारतीय रेल द्वारा इस साल देश में सभी हेरिटेज रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने की योजना है, जिसका मकसद टूरिज्म और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए गुरुद्वारा गोबिंद घाट से 5 प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। हेमकुंड साहिब के कपाल कल सुबह 9:30 बजे खोल दिए जाएंगे। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। और गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले।